गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आरसी सर्किट कर लिया था ना? हाँ, तो आज प्रैक्टिस करेंगे सवालों में जल्दी जल्दी। आरसी सर्किट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन स्टेडी स्टेट और इनिशियल स्टेट वाले करेंगे। कुछ सवाल टाइम वाले भी होंगे। कल रात में कोई और काम नहीं हुआ तो एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे वो, लेकिन एडवांस वाली करेंगे। उसमें 2-3 और मेथड सिखाऊंगा सर्किट को डील करने के लिए। ठीक है, लेकिन बहुत ही केस स्पेसिफिक है। नीट के लिए जरूरत नहीं होती है उनकी मेथड्स की, तो वो चॉइस है। लेकिन वैसे अगर कोई जानना चाहे किसी केवीपीवाई और किसी और एग्जाम के लिए तो अलग बात है। जैसे नीट वालों को केवीपीवाई भी नहीं देना चाहिए, वो बहुत ही ध्यान डाइवर्ट करता है एग्जाम। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत अच्छा मतलब ज्यादा न्यूमेरिकली डिफिकल्ट चीजें। हाँ, मतलब वो कह रहे थे मैं पढ़ के नहीं गया था केवीपीवाई के लिए, मैंने एक भी मिनट केवीपीवाई के लिए नहीं लगाया। कैसे नहीं कि केवी अपनी नॉर्मल पढ़ाई चढ़ के केवीपीवाई केवीपीवाई कर रहे हैं पूरा महीने भर और फिर जाके दे रहे हैं। आपको अगर केवीपीवाई देना है तो दे दो, एक एग्जाम है उसमें पता चल जाएगा जो सवाल आते हैं आपसे सॉल्व हो रहेगी, नहीं हो रहे नहीं हो तो नहीं हो। मतलब हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो नहीं हो गए, ऐसे। लेकिन जब घर से निकलते हो कुछ एग्जाम देने के लिए तो माता पिताजी जो है तिलक लगा लगा के फिर पूछते कैसा हुआ, हो जाएगा कि नहीं। तो फालतू में क्यों प्रेशर लोगे अपने ऊपर, मत देना। ऐसा जैसे कि घर वाले बिल्कुल आरती उतारने लगे कि मेरा बच्चा साइंटिस्ट किशोर विज्ञान है ना, उससे कुछ होना नहीं है। उससे कोई कॉलेज में एडमिशन मिले मतलब लेना नहीं है तुमको, प्योर साइंसेस पढ़ाते हैं तो बीएससी तुम्हें करनी नहीं, क्यों मरोगे, क्यों भाई। और अब प्रांजल का 28th रैंक था उसमें। 28th रैंक लाने के लिए केवल रिटन तो बहुत अच्छा क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन रैंक बनती है जब इंटरव्यू उसमें पटको जाके सबको। तो उसने इंटरव्यू में बहुत पटका था फिजिक्स में। फिजिक्स से करके गया था इंटरव्यू की प्रिपरेशन। तो वो पूछ लेते हैं आपका टॉपिक बताओ या आप अपना चॉइस का सब्जेक्ट बताओ। उसने भी फिजिक्स पे ही करा था, गगन ने। तो उसका भी हो गया था केवीपीवाई। लेकिन क्या फायदा, फायदा क्या, पैसे मिले, हमको भी कुछ नहीं मिला, उनको भी कुछ नहीं मिला। तो उससे अच्छा तो कॉलेज में कोई निकलेगा स्कॉलरशिप। कॉलेज में कुछ कुछ आती रहती है स्कॉलरशिप्स, उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, हर दिन जाके नोटिस वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो नोटिस लग जाते थे तो उसमें पता चल जाता था, वरना ऑफिस में जाके बोल दोगे कि अब तो वहाँ के इंटरनेट पे बता देते कॉलेज के। हमारे यहाँ नोटिस बोर्ड पे देखना पड़ता था कि कोई स्कॉलरशिप आ रहा है क्या है। हाँ, मैं जब पढ़ता था तो मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी, सबको मिलती थी वो। मतलब मुझे लगता था कि मैं फॉर्म, हाँ मतलब मार्क्स वार्क्स ये लगा के देखा तो सबको ही मिल गई। किसको नहीं मिली, जिसने फॉर्म नहीं भरा। तो फायदा क्या, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप थी। तो दो क्राइटेरिया था, एक तो तुम्हारे पिताजी की जो सैलरी है वो कम होनी चाहिए, मतलब कम। तो जिसकी ज्यादा भी थी उसको भी मिल रही थी। और दूसरा था कि आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, तो जिसके कम भी थे तो बोले वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरा एक लिस्ट सा बना हुआ है, मतलब उनका कोई डेटा बैंक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनका कोई वो लिस्ट है। और उस लिस्ट में आईआईटी इतना ऊपर है कि अगर स्कॉलरशिप निकालते हैं तो वो बच्चों का, समझ रहे हो ना, मेरिट में वो इतना ऊपर बैठे रहते हैं कि उनको तो मिलनी है। तो हमको स्कॉलरशिप मिलती थी 500 रुपए पर मंथ। लेकिन जिस समय की बात है उस समय 500 रुपए, हमारा पूरा महीने भर के खाने का बिल 600 रुपए आता था। 600 रुपए महीने भर में मेस में खाना खाते थे। तुम लोग का भी 600 आता है?
मेस क्या हॉस्टल में कैसे खाते हो, बनाते हो क्या? जो हॉस्टल वाला कोई नहीं यहाँ पे? हाँ भाई, क्या बिल देते हो फिर, पैसे नहीं देते? कितना मिलता आता है बिल? उससे पूछ रही है तू कि वो दे देगा तेरा बिल? हाँ, अच्छा वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओह अच्छा। तुम लोग में इधर हॉस्टल में रहता है कोई ऑनलाइन वाले बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों में कोई नहीं रहता हॉस्टल में? हाँ, आओ भाई बच्चों, आगे सब आगे, शुरू करें। तो एक लेकिन मैंने चालाकी भी की थी, बताऊंगा नहीं, बता दूं कि 500 रुपये पर मंथ आता था, तो मेरे पिताजी मुझको पैसा देना कम कर दिए। फिर 500 रुपये आ तो रहा, उसी से काम चलाओ। वो तो वो तो अय्याशी के लिए आ रहा भाई। तो वो एक परसेंटेज मेंटेन करना होता था, उसके बाद कंटिन्यू रहेगा। तो आपको फेल नहीं होना है, पहला क्राइटेरिया है। फेल होना ही नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए स्कॉलरशिप रुक जाएगी। दूसरा, अगर आपका फर्स्ट डिवीजन या 70 से नीचे चल रहा है, वो ग्रेड पॉइंट होते हैं ना, तो 70 के नीचे नहीं आना चाहिए, 7 से नीचे, 7। हाँ 70, मतलब 70 बोलते हैं, 7 से नीचे नहीं आना चाहिए। तो छग्गी लग गई तो नहीं मिलेगा। और पंजियां चौगियां भी लगती थी, तो 70 बनाना मतलब बहुत बड़ा काम होता था ये। अगर 7 से नीचे आए ग्रेड पॉइंट तो गया, तो इतना पढ़ना पड़ेगा। तो वो मेंटेन हो गया मेरा। अगले साल आ गई, मैंने बोल दिया घर में, फॉर्म भरना भूल गए। आती रही स्कॉलरशिप, वो आती थी बैंक अकाउंट में, लेकिन पासबुक हो गई थी ना मेरी। पहले वो इंटरनेट होता नहीं था, पिताजी को चेक नहीं कर सकते, उनको पासबुक मिलेगी तो पता चल जाएगा उनको, हर महीने आ रहा 500 रुपये भाई। फिर जो अय्याशी चली 3 साल, फाइनल ईयर तक आती रही। फिर लेकिन अभी बता दिया, फाइनल ईयर जब खत्म हो गया तो बता दिया मैंने पापा को कि स्कॉलरशिप आ रही थी। फुल आई है 4 साल भाई। खैर, यही तो बात है। पिताजी लोग बाद में, कोई नाराज नहीं होता, अच्छे कॉलेज में तो जाओ, कोई नाराज नहीं होता, कोई नहीं डांटता बाद में। ठीक है, तो ये भी एक मोटिवेशन है। अभी जो झाड़ू पड़ रहे हैं वो सब बंद हो जाएगा, सब डांट पीट बंद हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा, अजीब से हो जाते हैं लोग फिर। कुछ सवाल करेंगे आरसी सर्किट के। कोई बिल्कुल नया है क्या? आप तो आप ऑनलाइन अटेंड करे थे क्या? और कोई बिल्कुल नया है क्या? क्योंकि कोई दूसरी कोचिंग से भी एक दो आए हैं बच्चे, कोई आ तो नहीं गया है? एक मैप से बच्चा आया, 2-3 बच्चे, मैप सुने हो? नहीं, मैथ्स, मैप में हो सकता है फिजिक्स कोई पढ़ता हो। अ, वैसे तो मैथ्स एंड फिजिक्स एकेडमी होता था, वो एक सर थे आदित्य पाठक, सर हैं मतलब, लेकिन कोचिंग बंद कर दिया उन्होंने। तो पहले मैथ्स पढ़ाते थे, फिर बाद में उनको लगा कि वो जैसा मैथ्स पढ़ाते हैं वैसा वो फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, तो वो फिजिक्स भी पढ़ाने लगे। तो फिर बाद में वो फिजिक्स में भी वैसे चलो जो भी है, वो बंद करके चले गए। तो कुछ बच्चे आ गए अचानक, वही मैं सोचा कि कोई अचानक बैठेगा तो उस धुआं उड़ जाएगा उसका भी, ये जो सवाल हम करेंगे तो। बट इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो ध्यान देना। सवाल ये लिखा, हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट, ऐसे कर देते, सर्किट। ठीक है, पहचानते रहना क्या हो रहा है। पहला बात ये याद रखना है कि कैपेसिटर के ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो सकता जब स्टेडी स्टेट आ जाए। ठीक है, तो और सर्किट में अगर एक ही बैटरी है तो वहीं से करंट होता हुआ, मतलब उसी से निकलेगा और उसी के नेगेटिव प्लेट में वापस जाएगा। तो आपको एक ऐसा रास्ता ढूंढना है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बिना कैपेसिटर को क्रॉस किए करंट वापस आ पाए। इसमें क्या ऐसा रास्ता दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ आ रहा है वो रास्ता, वो तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही जा रहा है।
पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ भी निकालोगे कैपेसिटर क्या कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। समझ गया क्या? अरे तुम्हारे घर से एक ही रास्ता, वहीं पे ट्रैफिक वाला खड़ा है, फिर निकला स्कूटर निकाला, वो खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है तुम्हारा, आओ फिर तुम वापस। समझ गए? तो इस रास्ते में कोई करंट फ्लो, तो फिर आगे जाएगा क्या, इसमें कोई करंट जाएगा। हाँ, तो ये स्विच ओपन है तो भी इधर इधर किसी भी रास्ते में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो कैसे करना कैसे, मान लो इसको सॉल्व ही करना हो क्वेश्चन कि सवाल ये है कि जैसे अभी स्विच ओपन है लेकिन कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, याद आ गया? तो स्टेडी स्टेट पहुंच गया। अब मुझे मान लो यही सवाल पूछा, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ध्यान से देखना। तो हमने क्या कर देना है, ये समझ में आया क्या? नोडल पकड़ा गया, किसी एक ही जगह जीरो लिख सकते हैं और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पे जीरो लिख दिया तो वहां लिख दो, पॉजिटिव पे भी जीरो लिख सकते हो, लेकिन एक जगह ही लिखना है। अगर दो बैटरी लगी है तो दोनों के नेगेटिव टर्मिनल को जीरो लिख देंगे, क्या क्या करेंगे, एक को ही लिखेंगे, बाकी ये सेट। तो 20 लिख दिया। अब देखो ये जीरो लिखा है, ये भी जीरो हो गया, और ये भी जीरो हो गया, और ये भी जीरो हो गया। कैसे? वैसे तो रेजिस्टेंस क्रॉस करना अलाउड नहीं होता, लेकिन मुझे पता है कि इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है। तो ये जीरो और पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो, तो ये पॉइंट भी 0 वोल्ट का। इधर से भी कोई करंट आ ही नहीं रहा, तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया, और यहां जीरो है तो इधर से भी कोई करंट नहीं आ रहा, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो गया, यहां से ऊपर गए तो ये भी जीरो हो गया। तो अब आप बताओ 5 वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज दिख रहा है। देखो 5 है, उसका ये प्लेट भी 0 वोल्ट पे है और वो प्लेट भी 0 वोल्ट पे है, तो 500 लिख दें क्या, 500 लिख दें? दोनों प्लेट 0 वोल्ट पे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0, कैपेसिटर 5 का क्या लिख दें आंसर? तो ये 5 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर का चार्ज 0 है। मान लो सवाल ये नहीं पूछा है, सवाल यही पूछा होता कि चार्ज बताओ, सवाल पूछा हीट बताओ, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं। अब इधर वाले कैपेसिटर को देखो, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, बोलो बच्चों। हाँ, कैपेसिटर 4 का है लेकिन वोल्टेज 20 का है। अब इसमें देखो 0 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, तो आंसर हो गया 80 माइक्रोकूलम। ये दो चार्ज आ गए पहले वाले केस के। पहला केस क्या है, जब ये स्विच ओपन है। अच्छा, अब ये स्विच क्लोज कर दें तो सर्किट में से बैटरी, इधर बैटरी से कितना चार्ज करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। आप बोलेंगे यार कैपेसिटर एक बार फुल्ली चार्ज होता है तो करंट फ्लो, तो कितना करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो इस रास्ते में कितना करंट है, इसमें कितना है, इसमें कितना, समझ गए क्या? तो करंट बाद में भी 0 है, 0 है तो जो वोल्टेज आपने ऑलरेडी निकाल रखा वही वोल्टेज रहेगा। यानी पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज रहेगा, बात इस केस में ये स्विच क्लोज कर दिया तो ये 0 है, और दूसरे कैपेसिटर में कितना चार्ज है, वो 80 है, तो चार्ज में क्या चेंज आया, कोई चेंज नहीं। बैटरी ने कितना वर्क किया, कुछ वर्क नहीं, क्योंकि बैटरी ने देखा जो चार्ज ऑलरेडी है वही बाद में, याद आ गया क्या? पहले हम बोलते थे कि इनिशियल चार्ज अगर पता चल जाए और फिर सर्किट चेंज कर दे। स्विच वाले क्वेश्चन याद है, स्विच वाले क्वेश्चन लिखे थे एक बार, उसमें स्विच क्लोज कर देते थे तो सर्किट बदल जाता था, और बदल के फिर एक फाइनल सर्किट सॉल्व करते थे और नया चार्ज निकाले, फिर डिफरेंस ऑफ चार्ज फ्लो करा। मतलब किसी कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज दिख रहा है 10, स्विच क्लोज करने के बाद देखा तो चार्ज दिख रहा है 15, तो कितना चार्ज गया, 5 चला गया। याद आ गया क्या? इसमें कितना चार्ज दिख रहा है, इसमें 80, बाद में कितना दिख रहा है, कितना चार्ज आया, तो चार्ज 0 आया, तो बैटरी का वर्क डन क्या हो गया, तो बैटरी का वर्क डन भी 0 और चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड भी 0, तो हीट कितना बना, आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन इस सवाल को थोड़ा बदल रहा हूं। अगर मैं कहूं कि स्विच को क्लोज करा, यहां पे एक स्विच और लगा देता हूं, क्या है कि बैटरी सर्किट में कनेक्ट करेंगे, स्विच S1 लिख दिया है, स्विच पहचान लेना, स्विच S1 is closed at t equal to 0, find current through battery at t equal to 0 if R is equal to 8 ohm।
ठीक, स्विच ये वाला ओपन ही है, इसको ओपन मान लेते थोड़ी देर के लिए, और यहां वाले स्विच को क्लोज करेंगे t इक्वल टू 0। ये हो गया इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट किसको बोलते हैं? जब हम सर्किट को जस्ट ऑन करने वाले हैं और कैपेसिटर शुरुआत में खाली है, तब सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा वो पता लगाना है। उस सिचुएशन में मैंने आपको क्या बताया कि जब कैपेसिटर खाली हो और जस्ट ऑन कर रहे हैं सर्किट, तो कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है? आपको बोलना प्योर कंडक्टर, यानी एकदम प्लेन वायर की तरह। तो ये दोनों रास्ते में कैसा दिखेगा आपको? ऐसा लगेगा बिल्कुल खाली रास्ता है ये। समझ गए क्या? ठीक है। तो आप अगर वैसा क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला जाए तो यही फोटो आप अपने नोटबुक में बनाओ जरा, बट कैपेसिटर की जगह प्लेन वायर लगा देना, स्विच ओपन रखना। मान लो स्विच ओपन है, बाद में स्विच क्लोज करके भी कर लेंगे। नहीं, ये वाला एस वाला, ये वाला ओपन रखो, ये वाला ओपन रखो, और वो वाला तो क्लोज करना है, क्योंकि फिर बैटरी सर्किट में आएगी नहीं ना। तो ये हमारा बैटरी हो गया, ये प्लेन वायर हो गए, यहां पे एक रेजिस्टेंस हो गया, यहां पे एक रेजिस्टेंस हो गया, ये ओपन रहेगा, और इधर से एक रेजिस्टेंस। अभी ये दोनों कैपेसिटर देखो हटा दिया मैंने, लेकिन उसकी जगह क्या लगा दिया? प्लेन वायर लगाने से क्या होता है? वो कैपेसिटर प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव कब करता है? जब बिल्कुल इनिशियल स्टेट में खाली कैपेसिटर होते हैं। तो ये प्लेन वायर, अब ये 0-20 लिख दिया, तो ऊपर का हर जगह 20 हो गया, यहां भी 20 हो गया। ठीक है क्या? ठीक है। ये रेजिस्टेंस 2 है और आर का वैल्यू 8 दिया। आर दिख रहा फोटो में? उसकी जगह 8 लिखना, ये 8 लिख दिया। ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है? देखो, ये 20 लिखा है, ये 0 लिखा है, और बैटरी रेजिस्टेंस कितना हो गया टोटल? तो इसमें कितना करंट आ गया? 2 एम्पियर यहां आ गया। यहां पे 20 का बैटरी लगा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, 20 0। ये नीचे वाला रेजिस्टेंस 4 ओम है, यहाँ 20 वोल्ट लिखा है, ये 0 वोल्ट लिखा है। आप समझ गए क्या? यहाँ कितना करंट हो गया? 5 एम्पियर। ये कनेक्टेड ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 करंट है। अब मुझे बताओ, इधर से करंट आया 2 एम्पियर, ये देखो 2 आके 2 मुड़ गया, और इधर से करंट आया 5 एम्पियर, तो बैटरी के रास्ते में कितना करंट आया? 7 एम्पियर। सवाल का आंसर समझिए। तो कैपेसिटर लगा भी है तो भी आपको इनिशियल स्टेट अगर बोल दे तो प्लेन वायर की तरह यूज कर लो। ऐसे 3-4 सवाल करके देख लेंगे हम, सॉल्व करना बहुत सिंपल है। ठीक है क्या? चलिए, सब लोग ये फोटो ड्रॉ करो, ट्राई करना है सवाल। लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज। जब का सवाल मतलब क्वेश्चन जो दिया है, इसमें क्या टाइम दिया हुआ है कि किस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है? तो हम अपने आप क्या मान लेंगे? इनिशियल स्टेट। कैसे पता चलेगा इनिशियल मानना है कि स्टेडी स्टेट मानना है? वो देखो, बाय डिफॉल्ट स्टेडी स्टेट है। ऐसे ही सोच लो, ये सर्किट बने कितना टाइम हो गया होगा? बहुत टाइम। सोच को देखो, ये किसी बुक में बना होगा पहले, फिर बुक बिकी होगी, फिर मैंने खरीदी होगी, फिर वहां से मैंने उठाया, फिर उसको चिपकाया, यहां तक लेके आया, चार्ज हो गया उतनी देर में। तो स्टेडी स्टेट ही बोलना है हमेशा, कैपेसिटर इज चार्ज्ड, स्टेडी स्टेट। अब बताओ, एक बार कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? मतलब क्या होता है स्पेशल? कैपेसिटर के ब्रांच से करंट फ्लो नहीं हो सकता। करेक्ट है क्या? तो कैपेसिटर ब्रांच किसकी तरह बिहेव करता है? आप बोलो, कैपेसिटर इंसुलेटर बन गया और कैपेसिटर ब्रांच ओपन सर्किट की तरह। ऐसा लगेगा तार टूट गया है। तो आप अगर कैपेसिटर वाले रास्ते का तार तोड़ दो या उस पूरे वायर को उठा के हटा दो,
तो क्या सर्किट में उसके अलावा जो बन रहा है वो आपको पिक्चर क्लियर हो रही है? बता सकते हो सीरीज पैरेलल ये सब मिला के टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा इफ वी रिमूव कैपेसिटर वाला ब्रांच? कैपेसिटर ब्रांच को हटा के देखो क्या दिख रहा है। हाँ, अगर मैं ऐसे छुपा दूं ये वाला, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इधर, अरे ये वाला रास्ता अगर हटा दे, ये हटा देते, तो इधर से जो करंट आ रहा होगा वो क्या होगा, कहां जाएगा? नीचे से जाएगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, और ये ऊपर वाले दो सीरीज के साथ ये वाला, ये फिर एक हो गया रेजिस्टेंस, फिर उसके आगे वाला क्या रेजिस्टेंस बना फिर? ये 3 है, ये 3 है, 6 हो गया, और 6 और 3 पैरेलल में बन गए, तो 6 और 3 पैरेलल में मिलके 2 हो गया। मतलब ये आर आर और आर मिलके इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 है, और ये वाला 2 और आगे वाला 3 फिर से सीरीज है। क्या हो गया टोटल? तो सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा? हाँ जी, ये सर्किट में करंट गया 3 एम्पियर, ठीक है क्या? हाँ, ऐसे सर्किट बचेगा। ये सर्किट बचा हुआ है, ठीक है क्या? तो ये दोनों सीरीज हो गए, बाद में इसके साथ पैरेलल हो गया, फिर ये सीरीज हो गया, 6 and 3 2 हो गया, 2 आगे। अब हम लोग यहां पे जब 3 एम्पियर करंट भेज देंगे तो कितना कितना डिवाइड होगा, जरा बताओ। अरे ये आर और आर है, और ये केवल आर है। हाँ, करंट आप बोले ये ऊपर वाले रास्ते का रेजिस्टेंस डबल है, ये 2R है और ये नीचे वाला R है, ये ना 2:1 है, तो करंट का रेशियो 1:2 बोलोगे, तो 3 एम्पियर में 1:2 करोगे तो इसको 1 एम्पियर, इसको 2 एम्पियर, यहां से 2 आया, यहां से 1 आ गया, इसमें कितना गया? 3 एम्पियर। फिर यहां एक कैपेसिटर ऑलरेडी लगा है, लेकिन इस रास्ते में कितना करंट है? 0। करंट 0 है, चार्ज ऑलरेडी आ चुका है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना सर करंट ही 0 है तो चार्ज, तो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हुआ, करंट ही नहीं है रास्ते में। चार्ज होने के बाद करंट 0 हुआ है, समझ गए क्या? करंट नहीं आ रहा ऐसा नहीं है, करंट आ चुका था, जो भी कैपेसिटर में जाना था चार्ज चला गया, अब पूरा भर गया कैपेसिटर, तो फिर करंट का वैल्यू बाद में 0 हुआ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 ओम है, यहां भी 3 ओम है। अब या तो हम इसको नॉर्मल अपने जनरल मेथड से कर लेते हैं, जिसको हम नोडल बोल रहे हैं। जैसे मैं अगर इसको 0 बोल दूं तो यहाँ पे 0 लिख देते, यहाँ पे कैसे? अगर रेजिस्टेंस में करंट नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, तो उसको भी 0 लिख दिया, ठीक है क्या? इतना बात समझ गए? अच्छा, यहाँ 0 है तो यहाँ कितना लिख दें? 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 एम्पियर करंट ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आई भी है। बहुत गंदी बात कर रहे हो तुम लोग। 3 एम्पियर का करंट है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? 9 का, ये 0.0 वोल्ट का है, तो ये कितने वोल्ट का हुआ?
9 वोल्ट का ये हुआ या -9 का हुआ? कैसे? हाँ, करंट चलता है। हाँ, तो ये हायर ही होगा ना, 0 से हायर होगा, 0 से 9 वोल्ट हायर जाओगे तो 9 वोल्ट मिला। अच्छा, ये ऊपर और नीचे में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 1 एम्पियर करंट आ रहा है। 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पॉइंट खुद 9 वोल्ट का है, तो ये कितने वोल्ट का हुआ? 10 हो गया। अच्छा, प्लस हो गया। 9 + 3। आपको समझ में आ रहा है कि प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे? करंट के अपोजिट चलोगे, वोल्टेज बढ़ जाएगा। प्लस लिख देते थे, याद है क्या? अब आप देखो, कैपेसिटर का एक प्लेट 0 वोल्ट पे है, क्योंकि ये 0 0 हो गया, और यहां पे 12 वोल्ट है। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर? अभी अगर क्वेश्चन में तो सवाल यही पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, आंसर हो गया 12 वोल्ट। अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा होता तो सी भी लिख देते। चलो, सी का वैल्यू लिख दो। समझे क्या? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल सीरीज पैरेलली सॉल्व किया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर मतलब हमें ऐसा लगा कि इस कैपेसिटर के अलावा एक क्लोज्ड लूप बन रहा है। यहां पे देखो, एक क्लोज्ड लूप है, इसमें करंट 0 है, इसमें करंट 3 एम्पियर है, यहां पे करंट 1 एम्पियर है। लेकिन किसी भी क्लोज्ड लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होता है। समझ गए क्या? तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे नहीं पता, मैंने V मान लिया, तो V के साथ इन तीनों का वोल्टेज ऐड करेंगे, आंसर 0 आ जाना चाहिए। तो यहां V है, इधर नीचे उतरे, 0 मिला, करंट 0 है। फिर इधर गए, 9 वोल्ट मिला। फिर ऊपर गए, 3 वोल्ट और मिला, ये भी +3 है, ये +9 है। तो हमने लिखा V +9 + 3 = 0। तो V का वैल्यू आ गया -12 है या +12, मुझे क्या मतलब है, समझ गए क्या? कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया प्लेट के बीच में? 12, आंसर आ गया, समझिए। लेकिन वो तो मजेदार तरीका है ही। अगर 0 लिख दे तो नंबर डायरेक्टली दिखने लगते हैं, और नंबर दिखना इजियर दिखता है। जिस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछोगे, उसके नंबर्स दिख रहे हैं, तो डिफरेंस आसानी से आता है। चलिए। हाँ जी। हाँ ठीक है। घर कैसे जाओगे? चला लोगे? देख लेना भाई। एग्जॉस्ट हो गया? हाँ। नहीं हुआ? तो फिर क्या है, एग्जॉस्ट हो गया? अच्छा। ये क्वेश्चन में कैपेसिटर का चार्ज निकालना है, लेकिन मैं पहले दूसरा सवाल पूछता हूँ, सेकंड वाला फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि I1 I2 I3 का वैल्यू बताओ। I1 का वैल्यू क्या होगा? वो कैसे पता चला? स्टेडी स्टेट में एक बार कैपेसिटर ब्रांच में पूछेंगे, फाइनल चार्ज होने पर कैपेसिटर के रास्ते से करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो कैपेसिटर का रास्ता भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो क्या 10 ओम और 20 ओम सीरीज में हो गए? क्या बात समझ गया क्या? अगर ये सीरीज हो गए तो इनका करंट भी सेम ही हो गया फिर। तो यानी I1 और I3, I2 और I3 का वैल्यू सेम है। दिखा गया? इधर से I3 निकला और आगे जाके I1 I2 में डिवाइड होता, लेकिन I1 का वैल्यू ही 0 है। तो कैपेसिटर के रास्ते में कोई करंट नहीं जाएगा, तो सारा करंट किधर से जाएगा?
तो I2 ही I3 है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू भी हमें पता चल गया कितना, 30 रेजिस्टेंस है, 2 वोल्ट का बैटरी है, 2/30 बोल दो, 1/15। क्या आंसर सही लग रहा है? ए आंसर सही लग रहा है। अब कैपेसिटर का अगर चार्ज पूछा जाए तो कैपेसिटर का चार्ज मत निकालो, कैपेसिटर के अलावा उसके लूप में कौन है उनका वोल्टेज निकाल दो। पिछले सवाल में भी यही किया था, आपको याद है? हमने कैपेसिटर की चिंता नहीं करी, कैपेसिटर जिस लूप में है, कैपेसिटर के अलावा कितना वोल्टेज है वो देख लिया, वही कैपेसिटर को दे दिया। यहां पे कैपेसिटर किस लूप में है? 10 ओम वाले। 10 में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1/15। अगर 1/15 करंट जाएगा तो यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा? 1/15 इंटू 10। ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम के अक्रॉस है, लेकिन 10 ओम का रेजिस्टेंस और 10 ओम वाला रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपस में पैरेलल में क्या सेम है? तो कैपेसिटर की चिंता मत बोलो, कैपेसिटर किसके पैरेलल में वो देख लो बस। ये कैपेसिटर के लूप में और कौन है वो देख लो, उसका वोल्टेज ऐड करोगे उतना ही कैपेसिटर को मिल जाएगा। समझे क्या? तो ये तो हुआ 2/3 वोल्ट। चार्ज पूछा जाए तो CV 4 माइक्रो। समझ गए क्या? सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन ऐसे नॉर्मली कैपेसिटर रजिस्टर के सवाल होते हैं तो लोग घबराते हैं। ठीक है, आपको क्लियर रहना है। अगर मान लो T=0 वाला सिचुएशन पूछा जाए, T=0 किसको बोलते हैं? जब भी सर्किट स्टार्ट किया, मतलब यहां पे मान लो स्विच लगा हुआ है और हमने जस्ट स्विच को क्लोज किया और इमीडिएटली पूछा बताओ करंट कितना होगा। बोलो भाई, अगर T=0 पे करंट पूछते तो क्या आंसर होता? I1 I2 I3 के वैल्यू पूछ रहा हूं। तो इस इवेंट को कहते हैं, देखो आप पहले तो समझो कि ये रेजिस्टेंस 10 ओम है, 20 ओम है, ये ऐसे ही चलेगा सर्किट, लेकिन यहां पे प्लेन वायर लग गया, दिख रहा है क्या? इस ऐसे सिस्टम में कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। जब भी दो अलग अलग पोटेंशियल के पॉइंट को हमने प्लेन वायर से जोड़ा, ऐसा इवेंट को क्या बोलते हैं? शॉर्ट। इसमें किसको शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने? 10 ओम को शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो समझ गए शॉर्ट सर्किट। अगर शंटिंग बोलेंगे तो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना है, और शॉर्ट सर्किट बोला तो पैरेलल में प्लेन वायर लगा देना। ऐसे में रेजिस्टेंस के पैरेलल में अगर कोई प्लेन वायर आ जाए तो रेजिस्टेंस काहे? क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट फ्लो तभी करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, और प्लेन वायर क्या इंश्योर करता है कि जितना याद आया क्या पॉइंट पोटेंशियल मेथड? पॉइंट पोटेंशियल याद आया क्या? किसी भी दो पॉइंट को प्लेन वायर से जोड़ोगे, जितना यहां लिखोगे वोल्टेज उतना यहां आ जाएगा। तो अगर ये वोल्टेज अगर मैं 0 और 2 लिख दूं तो ये पॉइंट 0 हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया? आप समझे क्या? तो सर्किट में 10 ओम का रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा, तो कौन सा बचेगा? 20 ओम का एक रेजिस्टेंस बचा है सर्किट में। तो करंट कितना हो गया? तो करंट यहां से निकला 1/10, यहां पर पहुंचा 1/10, फिर क्या हुआ? फिर ऊपर गया 1/10, उधर से ही होके आएगा, इधर के रास्ते से नहीं जा सकता। अब क्या होगा? 1/10। समझ गए क्या? तो बोलो I2 का वैल्यू कितना हुआ? इस फोटो देख के बोलो, इस I2 का वैल्यू कितना हुआ? और I1 और I3 का? सवाल समझ में आया? ये कब का पिक्चर है? इनिशियल में कैपेसिटर विल एक्ट एज प्लेन वायर या प्योर रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट पहचान गए? नहीं? तो कैपेसिटर का जो रास्ता है वहां पे प्लेन वायर लगा दिया, तो प्लेन वायर मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट समझे? नाम का मतलब समझे? शॉर्ट सर्किट बोलते शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि दो पोटेंशियल डिफरेंस था ऐसे पॉइंट के बीच में, बिना रेजिस्टेंस का वायर लगाने से बहुत स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करेगा।
पोटेंशियल डिफरेंस अगर ऑलरेडी मेंटेन था और बिना रेजिस्टेंस का वायर लगाया तो स्ट्रॉन्ग करंट में वायर इतना गर्म हो जाएगा कि मतलब जिन वायर में रेजिस्टेंस है वहां से भी स्ट्रॉन्ग करंट खींचेगा, तो वो ज्यादा गर्म हो जाएंगे, ज्यादा गर्म होने से उनका ऊपर जो प्लास्टिक का इंसुलेशन है वही गर्म से जलने लगेगा, जलेगा तो सब जलेंगे, है ना। इसलिए वो एमसीबी लगा रहता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट में करंट जैसे ही ड्रॉ करे तो, है ना, ये भी मैंने बताया आपको, इसमें सब फंसा हुआ पॉइंट होता है। और थर्मल एक्सपेंशन हो जाए, गर्मी बनी तो उसका ये जो जहां फंसा रहेगा वो ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपैंड होते ही उसका प्लग छोड़ देता है कनेक्शन, कनेक्शन ब्रेक हुआ तो फिर ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो ब्रेक हो गया तो कनेक्शन ब्रेक ही रहेगा, फिर तुम उसको उठाओगे तो फिर कनेक्शन अटकेगा, लेकिन फिर करंट ड्रॉ कर रहा है तो फिर से ट्रिप करेगा, ऐसा होता है। तो नॉर्मली जैसे आपके घर में एमसीबी लगे रहते हैं 6 एम्पियर के, 12 16 एम्पियर के, 5 एम्पियर के। मान लो गलती से आपने सीरीज में किसी सॉकेट से ज्यादा करंट ड्रॉ करने वाला ऑब्जेक्ट लगा दिया, जैसे हमारे यहाँ एक एक सॉकेट है, तो वो अब एक ही सॉकेट है, बड़ा बड़ा नहीं होता, बड़े होल वाला वो है, एक ही सॉकेट था। अब मुझे एक और सॉकेट चाहिए था, तो मैंने कनेक्शन वहां से ही सीरीज लेके आगे एक और कनेक्शन ले लिया, तो वहां पर भी एक सामान चला सकते हो, कोई यहाँ पर भी चला सकते हो, तो वहां पर भी कोई हैवी ड्यूटी आइटम चला दिया, माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव 2-2 हजार वाट के होते हैं, भयंकर करंट खींचते हैं। और इधर हमने एक अलग अवन है, उसको चला दिया अवन को, तो इधर से भी करंट खींचा, उधर से भी करंट खींचा। अब एक ही ऑब्जेक्ट 5 एम्पियर करंट खा रहा है और 6 एम्पियर का एमसीबी लगा हुआ है, और दूसरा वाला भी 5-6 एम्पियर करंट खाएगा तो ज्यादा करंट खींचेगा। तो एमसीबी बनाया ऐसे गया कि बड़ा अच्छा चीज होता है। ये तो लल्लू सवाल है, ये कल हम लोग टाइम डिपेंडेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखो भाई इधर देखो, टाइम डिपेंडेंट सवाल कुछ करे थे हमने, लिखा हुआ है कि एक सर्किट में ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, फिर इसको रेजिस्टेंस के थ्रू, लेकिन इस एमीटर का भी कोई रेजिस्टेंस आर हो सकता है, तो बोलो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया। तो ये 2 है, वो आर है, कितना रेजिस्टेंस, तो कैपेसिटर रेजिस्टेंस के हिसाब से जो भी टोटल रेजिस्टेंस उसके हिसाब से डिस्चार्ज होता है। चलिए अगर इसमें मैं आपको पूछूं व्हाट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट, आपको याद है टाइम कांस्टेंट क्या, आर सी, तो आर की जगह क्या लिखोगे, R+2 × C, समझे क्या, आर की जगह अब R+2 बोलना पड़ेगा, समझे क्या। अब आर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, R+2। ठीक, जब भी चार्ज या करंट डिक्रीज करता है तो लिखा है कि रीडिंग इन द एमीटर फॉल्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, कोई भी वैल्यू डिक्रीज करते हुए हाफ होने का टाइम क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, हमको फॉर्मूला याद है इसका, बोलो RC/LN2। तो समझ रहे, बहुत ऊंची बात हो गई, RC/LN2। ठीक, लेकिन R की जगह क्या लिखना पड़ेगा, R+2 C/LN2, और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, LN2 ही दिया हुआ है, समझ गए। तो LN2 और LN2 कट गया, ये माइक्रो भी कट गया क्योंकि कैपेसिटर माइक्रो कूलम में है और टाइम भी माइक्रो सेकंड में, तो माइक्रो से माइक्रो भी कट गया है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। तो हमारा R+2 × C का वैल्यू 1 है, फोटो देखो, C का वैल्यू दिया है सवाल में, मतलब C का माइक्रो यूज कर चुके हैं, अब केवल नंबर लिखना है आपको, R+2 × 0.5 = 1। इसको 0.5 से डिवाइड करो तो 2 = R का वैल्यू जो आ गया वही आ गया, क्या
समझ गए क्या? ये हो गया भाई। चलो, इसमें पूछा है टाइम कांस्टेंट। जरा आराम से देखो सवाल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब। एक कैपेसिटर है, मतलब सवाल अलग अलग बना सकते हैं, एक एक दो सवाल बनाता हूं मैं। मान लो अगर मैं, इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मैं नॉर्मली अपने हिसाब से बना रहा हूं क्वेश्चन। एट टी इक्वल टू 0 अगर स्विच को कर दे क्लोज, तो करंट बताना है थ्रू बैटरी एट टी इक्वल टू 0। समझे क्या लिखा? जैसे ही स्विच क्लोज किया, जैसे ही स्विच क्लोज करते क्या बोलते हैं? इनिशियल स्टेट में क्या खास बात होती है? कैपेसिटर प्लेन वायर की तरह काम करता है। तो सवाल पूछा है व्हाट इज द करंट थ्रू बैटरी। समझ गए कैसे उठाना? बहुत जल्दी करना होता है। यहां 0 लिख दिया, यहां 9 लिख दिया। यहां क्या लिख देंगे? स्विच क्लोज है। यहां क्या लिख देंगे? 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 समझ में आया कैसे आए? कैसे? जैसे प्लेन वायर लगा वैसे ही वो जगह पोटेंशियल डिफरेंस गायब हो गया। समझे क्या? तो 9 उड़ता हुआ सब जगह फैल गया। अब मुझे बताओ, इस नीचे वाले ब्रांच में कितना करंट है? इस बीच वाले ब्रांच में कितना करंट है? ये सारे शॉर्ट सर्किट हो गए। इस वाले ब्रांच में कितना करंट है? ये 9 है, ये 0 है। यहाँ पे 9 मिली एम्पियर। कुछ समझे क्या भाई? लग रहा बहुत ऊंची बात कर दी। हो गया? समझ गए? समझे क्या? अच्छा, अब दूसरा, अगर स्टेडी स्टेट आ जाए, टी टेंडिंग टू 0 इंफिनिटी, फाइंड करंट थ्रू बैटरी। ठीक है, यही सर्किट देखते हैं। ऐसे बना हुआ, यहां 0 लिख दिया, 9 लिख दिया, यहां यहां 9 हो गया। लेकिन ये वाला रास्ता ओपन सर्किट है, तो थोड़ी देर के लिए इस ब्रांच को गायब मान लेते। है ही नहीं है, है ही नहीं है। इधर 0 लिख दिया, यहाँ पे कुछ पता नहीं है, लेकिन यहां मान लो x लिख देते हैं, यहां भी x लिख देते हैं, यहां भी x लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाला रास्ते में यहाँ 9 लिखा है, यहाँ x लिखा है। इस रास्ते में यहाँ 9 लिखा है, यहाँ x लिखा है। ये दोनों किसमें आ गए? पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में, बाद में ये भी पैरेलल में है। ये 0 और x लिखा, लल्लू हो गया। हाँ, ये दो रास्ते पैरेलल हैं, और उसके बाद ये ऐसे है, फिर ये जुड़ा हुआ है। समझे क्या भाई? ये दो पैरेलल एक, तो 1 और 1 कितना हो गया? 1/2 हो गया। 1/2 और 1 मिलके क्या हो गया? तो करंट कितना फ्लो करेगा बैटरी से? I इज इक्वल टू वी बाय आर। 6 एम्पियर या 6 मिली एम्पियर, जो भी, यहां से 6 मिली एम्पियर यहां गया, इसमें से 3 मिली एम्पियर गया, इधर से भी 3 मिली एम्पियर गया। ठीक है, अब ऊपर वाले रास्ते से कोई चार्ज करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन पूछा जाए कैपेसिटर में चार्ज कितना है, तो कैसे करेंगे? इस वाले रास्ते में करंट 3 मिली एम्पियर है और रेजिस्टेंस 1 है। मतलब ये रास्ते में करंट 3 मिली एम्पियर है और रेजिस्टेंस 1 है, तो 3 वोल्ट हो गया, इसको मिल गया 3 वोल्ट। तो कैपेसिटर को कितना वोल्ट मिलेगा? 3 वोल्ट। आपको समझ में आ रहा है पैरेलल का क्या मतलब होता है? पैरेलल में लगा, आपको चिंता कैपेसिटर की नहीं करनी। कैपेसिटर किसके पैरेलल है, बस उसका वोल्टेज निकाल के दे दो डायरेक्ट। ये 3 वोल्ट हो गया। कैपेसिटेंस अगर 100 माइक्रोफैरेड का है और 3 वोल्ट इसको दे दे, तो 300 माइक्रो कूलम हो गया। ये इसे बनाते जा रहे हैं, सवाल बना लोगे अपने आप सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, कोई खास बात नहीं।
लेकिन ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है उसको देखो ध्यान से। बोल रहा है कैपेसिटर चार्ज कर दिया, मैंने स्विच क्लोज किया, कैपेसिटर चार्ज हो गया। अगर कोई बोलता व्हाट इज फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो चार्ज भी हमने निकाल दिया 300 माइक्रोकूलम। समझे? अब कह रहा है स्विच ओपन कर दिया t=0 पे, स्विच ओपन कर देंगे तो ये बैटरी वाला ब्रांच गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा सर्किट में? एक कैपेसिटर है, और बोलो एक रजिस्टर है, और बोलो यहां पे एक और रजिस्टर है। ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर आर है, ये रजिस्टर भी आर है। क्वेश्चन पूछा है टाइम कांस्टेंट का वैल्यू बताओ। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था? आरसी। यहां पे तो दो दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, अब क्या करें? उनका कॉम्बिनेशन निकाल लोगे। तो हाउ डू वी कंबाइन दीज टू रेजिस्टेंस? ये दोनों तो पैरेलल दिख ही रहे भाई, पैरेलल नहीं दिख रहे हैं? एंड टू एंड जुड़े हुए। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा? तो हमारा टाइम कांस्टेंट का आंसर हो जाएगा R/2C। तो सवाल इतना ही था। तो ये सवाल बनाने का सेंस क्या है? देखो, स्विच क्लोज कर दिया तो चार्जिंग सर्किट चालू हो जाएगा, तो चार्जिंग सर्किट का टाइम कांस्टेंट अलग आएगा। लेकिन स्विच ओपन कर दिया तो डिस्चार्जिंग सर्किट में नीचे वाला रेजिस्टेंस नहीं। अब कैसे निकालते हैं वो अभी बताऊंगा, लेकिन डिस्चार्जिंग सर्किट सिंपल है, केवल दो ही रेजिस्टेंस है और वो भी पैरेलल लगे हुए हैं। तो R/2 लिख दिया, इंटू C कर दिया। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। R/2 यानी कि 1 किलो यानी कि 500 ओम, और C का वैल्यू 100 माइक्रो फैरेड। तो 5 × 10⁴ माइक्रो, नहीं माइक्रो सेकेंड हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 सेकेंड कर देते हैं। तो 50 मिली सेकेंड आ गया। क्यों भाई? मिली सेकेंड करेंगे तो 10⁻³ और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 और 6 कैंसिल करेंगे तो 50 बचेगा ना। तो आंसर आया 50 मिली सेकेंड। सॉरी, मीटर पर सेकेंड, मिली सेकेंड। चलो, इस क्वेश्चन में भी टाइम कांस्टेंट पूछा है। आपको स्विच दिख रहा है, ठीक है। आपको ये बैटरीज दिख रहे हैं, दो दो। ऐसे बैटरीज को हम किस कॉम्बिनेशन में बोलते थे? अब मान लो ये दो ब्रांच अगर ऐड कर दें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो दो ब्रांच मिलके कितने ब्रांचेस बन जाएंगे? ये दो मिला दें तो एक ब्रांच बन गया मान लो। फिर एक ब्रांच का अपना एक, समझ गए ना, ये ई इफेक्टिव आ गया। और क्या होता है? और इंटरनल रेजिस्टेंस का आर इफेक्टिव होता है। फिर क्या होगा? फिर एक कैपेसिटर दिखा। आपको समझ में आ रहा है? दो किस कौन से दो? दो ब्रांच को ऐड करके एक ब्रांच बना लिया, तो क्या बचा उसके अलावा? और आर। अब बोलो इस सर्किट में टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालें? हाँ, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालें? आर प्लस इंटू, जरा सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। बैटरी का पैरेलल याद है आपको? बैटरी के पैरेलल में आर इफेक्टिव कैसे निकालते थे? नहीं, वो तो ई इफेक्टिव निकालते थे, हमको केवल आर इफेक्टिव निकालना। सी ऑप्शन का आर इफेक्टिव निकाला, तुम बताओ कैसे? अरे तो जो किनारे वाला ब्रांच है उसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है? सबसे लेफ्ट वाले ब्रांच का बताओ। 3R है, 2R नहीं है। देखो ध्यान से, पागल, 3R है। अच्छा, वो नहीं देखोगे? क्या है, आंखें क्या ऐसे काम कर रही? क्या कैसे, सिनेमा स्कोप है क्या कुछ?
अरे मतलब पूरा बोर्ड दिखता है कि केवल इतना ही इतना दिख रहा है यहां तक, बाकी ऊपर नीचे कट गया क्या? चाइना से आए हो ऐसे? काफी रेसिस्ट कमेंट था, है ना? अब आजकल थोड़ा संभल के बोलना पड़ता है ये सब। हाँ, चाइना वालों को हिंदी नहीं आती होगी। हाँ, लेकिन काफी गलत है, माफी चाहूंगा। ये 2R और R सीरीज है भाई, इस रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3R हो गया। 3R और R पैरेलल में आ गए, समझ गए क्या? तो कितना हो गया? 3R/4 है R इफेक्टिव का वैल्यू। कैसे नकली बात कर रहे हो तुम लोग? यहां पे रखो 7R/4। बहुत मुश्किल बात कर दी है। सीरीज पैरेलल सॉल्व करना सीख रहे हैं, सोचो। पता चल रहा है कोरोना में 10th किया था तुम लोग, है ना? 10th का जो बोर्ड है वो हुआ नहीं, वो दिख रहा है कि भाई उसमें आते हैं सीरीज पैरेलल के सवाल, तो कुछ तो पढ़ के जाते हैं। एनटीएससी दिया था। वो भी कोरोना के भेंट चढ़ गया। एनटीएससी हो गया था क्या? कैसे ऑफलाइन हुआ था? वो कैसे 10th में नहीं होता है? अच्छा हाँ, अच्छा वो उससे पहले ही हो गया था। हाँ 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 हाँ, याद आ गया। हाँ हाँ, ठीक है भाई। चलो ट्राई करते हैं। देखिए, थोड़ा चालाक बनना, सर्किट भी देख देख के हम लोग सीखते हैं कि किस सर्किट को कैसे डील करना है। जैसे अगर कभी भी आपको एक बैटरी बिना रेजिस्टेंस के पैरेलल सर्किट में दिखे हुए, यानी यहाँ पे एक पैरेलल ब्रांच है, दूसरा पैरेलल ब्रांच है, लेकिन इनको पावर देने के लिए केवल एक बैटरी लगा और उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां से यहां तक का कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा? V होगा। नॉर्मली बैटरी के साइड में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है तो V क्रिएट नहीं होता, वो E-IR बनाने लगता है। और जब तक करंट का वैल्यू पता नहीं चलेगा तब तक E-IR का वैल्यू भी पता नहीं चलता। फिर से सुनो, अगर ये 10 वोल्ट बैटरी का ईएमएफ लिखा है तो यहां से यहां तक पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा बैटरी बना है जिसका कोई भी और साइड में रेजिस्टेंस नहीं। ऐसे सर्किट हो, जैसे अगर एक बैटरी लगा दिया कोई भी V वोल्ट का, और यहां पे एक रेजिस्टेंस है R1, यहां पे एक ब्रांच है रेजिस्टेंस R2, इधर कोई कुछ भी लगा हुआ है R3 R4, सभी को V बैटरी के हिसाब से अलग अलग करंट मिलने लगेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये सर्किट में 3 सर्किट छुपे हुए हैं। एक R1 के साथ बैटरी V वोल्ट का लगा हुआ है, ये एक अलग सर्किट हो गया, इससे R1 में अलग करंट जाए, इंडिपेंडेंट सारे ब्रांच काम करते हैं। और R2 वाले रास्ते में भी अलग से सेम बैटरी दिखेगा, और ऊपर वाले रास्ते में भी अलग से एक बैटरी। समझ गए क्या? मतलब हर ब्रांच इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो सकती है। ऐसे ही हमारे घर में कनेक्शन होता है। हमारे घर में अगर हम फैन ऑन कर दें तो ट्यूब ऑफ हो जाती है क्या? ट्यूब की चमक कम हो जाती है क्या? क्यों नहीं होती? क्योंकि हर चीज सोर्स से पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर ये मेरे घर में सोर्स बना हुआ है और यहां से हर सामान पैरेलली अलग अलग कनेक्ट करे, तो मैंने ये ब्रांच अगर काट दी तो इन ब्रांच में जो करंट जा रहा था वो जाता रहेगा, वो तो अपना अलग से ड्रॉ कर रहा है। कुछ सेंस बन रहा है क्या? तो हर ब्रांच इंडिपेंडेंटली काम करती है। एक ट्यूब में करंट जा रहा है तो उसी का करंट है वो, वहां से पैरेलली उसको अलग से दिया गया है, और दूसरे ट्यूब में अलग करंट पैरेलली चल रहा है। तो इसको ऑफ करोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको ऑफ करोगे तो इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सभी ब्रांच इंडिपेंडेंट। लेकिन सोर्स से कितना करंट आ रहा है वो सभी करंट को ऐड हो गए। समझ गए क्या? तो तुम्हारा मीटर कितनी तेज चलेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा?
कितने ट्यूब ऑन कर रखे, कितने फैन ऑन कर रखे, तो हर एक अपना अपना करंट खा रहा है और वो सब मिला के करंट कहां से आ रहा है, सोर्स से। तो ये बैटरी टोटल कितना करंट फ्लो कराएगा, वो सारे इंडिपेंडेंटली सॉल्व ब्रांच। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ना ऐसे देखोगे तो दो आरसी सर्किट इसमें इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। ये जो बैटरी वी है एक्चुअली ये दो अलग अलग सर्किट के लिए सेम बैटरी काम कर रही है। तो अगर मैं पूछूं इस सर्किट, जैसे अगर क्वेश्चन ये होता कि क्या हम इस सर्किट में करंट का फंक्शन बना सकते हैं या इस कैपेसिटर में चार्ज का फंक्शन बना सकते हैं, तो आपको बोलना हाँ इसमें तो कितने का बैटरी लगा है, वी का बैटरी लगा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा C2V ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय आर C2। ऐसा करने से इस ब्रांच का इसका चार्ज आ जाएगा। अगर मैं ऊपर वाले का चार्ज पूछूं तो समझिए ना, तो यही बैटरी उसको भी दे दो अलग से। अगर मैं पूछूं इस ऊपर वाले ब्रांच का करंट पूछूं I1, तो क्या बोलोगे, चलो बताओ, बोलते जाओ भाई, इसको हटा देते हैं। लिख रहा हूं I1 करंट बोलो। अरे लल्ला, पहले ही डायमेंशनली गलत कर दिए, करंटवा पूछे हैं। तुम लोग पता कर पाते हो चार्ज, करंट, यूनिट एंड डायमेंशन? अच्छा, तो क्यों कोई भी बोल सकते हो, सारे फॉर्मूले एक साथ लिखाए हैं तो मेरी कोई गारंटी नहीं मानी जाए। या तो एक फॉर्मूला इस चैप्टर में लिखाओ और एक दूसरे चैप्टर में लिखाते। चलो बताओ, ये हो गया आर वी बाय आर, आगे माइनस टी बाय आर C1 लिख दिया। I2 करंट बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल शांत हैं आज, क्या नाराज चल रहे हैं लग रहा। तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। नहीं, तुम लोग से नहीं पूछा, ये ऑफलाइन वाले बोल रहे नहीं, वो तो मुझे दिख ही रहा है। हाँ, तो समझ गए क्या, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट। जब भी बैटरी अगर लगे, लेकिन ध्यान देना इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा बैटरी का वोल्टेज फिक्स्ड दिखना चाहिए। फिक्स्ड वोल्टेज पे चलेगा तो हर इंडिपेंडेंटली ब्रांच सॉल्व कर सकते हैं आपको। अगर यहाँ पे कोई तीसरा ब्रांच होता, उसमें केवल रेजिस्टेंस आर होता, तो V बाय आर करंट उसमें कांस्टेंट हो जाता। समझ गए क्या? फिर आपको बाकी ब्रांचेस से कोई मतलब नहीं, सर इसमें तो वेरिएबल करंट है, इसमें वेरिएबल, उसमें कोई कांस्टेंट है, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली उसको देना है और इंडिपेंडेंट। तो पैरेलल ब्रांचेस इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने हैं, प्रोवाइडेड इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं हो। चलो I1 बाय I2 का वैल्यू पूछा, I1 अपॉन I2 आंसर निकाल रहे, तो V बाय आर से V बाय आर कट गया, ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय आर C1 का कुछ वैल्यू दिया है, तो यहां 2C2 लिख दिया और डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी। आपको समझ में आया प्लस कैसे हो गई? हाँ, पावर से पावर ऐड कर देंगे, फिर ये 2 है ये, तो E का पावर, समझे क्या? अब ये जो फंक्शन, ये रेशियो आ गया। अब ऐसा रेशियो जो है पॉजिटिव पावर का है, नेगेटिव पावर के फंक्शन डिक्रीज करते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स वाले, और प्लस एक्स वाले इंक्रीज करते। तो ये आंसर क्या होगा? हाँ वही पूछा है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टाइम। ठीक है, दूसरा तरीके से सोचते, दूसरा मेथड से सोचते हैं, इसमें कौन सा कैपेसिटर का वैल्यू ज्यादा लग रहा है? C1 का वैल्यू ज्यादा है, तो मैं अगर टाइम कांस्टेंट निकालूं R इंटू सी, तो किसका वैल्यू ज्यादा आएगा? R तो दोनों में सेम है, RC, किसका वैल्यू ज्यादा आएगा? C1 वाले कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट ज्यादा आ रहा है। दोनों फंक्शन डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन टाइम कांस्टेंट जिसका ज्यादा आएगा वो देर में डिक्रीज करेगा। ये क्या बोला मैंने, समझ में आया? जैसे मान लो किसी का टाइम कांस्टेंट 1 सेकेंड हो, किसी का टाइम कांस्टेंट 10 सेकेंड हो, तो 1 सेकेंड में वैल्यू 1 से डिक्रीज करके 0.37 रह जाती। कुछ याद आया क्या?
एक टाइम कांस्टेंट में वैल्यू 63% डाउन, ये हमने करा है, ये वाले नंबर फेमस है। 0.37 रह जाती है घटने के बाद। तो अगर किसी का टाइम कांस्टेंट 1 सेकेंड है और किसी का टाइम कांस्टेंट 10 सेकेंड है, तो एक सर्किट जिसमें 1 सेकेंड है उसमें 1 सेकेंड में ही 0.37 रह जाएगा, और दूसरे में 10 सेकेंड बाद जाके 0.37 होगा। तो उतने में तो पहला वाला सर्किट बहुत ही नीचे चला जाएगा, कुछ समझे? तो कौन सा स्लोली नीचे आ रहा है? जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है। जो स्लोली नीचे आएगा मतलब कम डिक्रीज करेगा, तो I1 भी डिक्रीज कर रहा है और I2 भी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन I1 स्लोली डिक्रीज करे और I2 ज्यादा डिक्रीज करे, दोनों के इनिशियल वैल्यू बराबर है। I1 का वैल्यू स्लोली डिक्रीज कर रहा है और I2 का वैल्यू ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, तो I1 और I2 में से I2 का वैल्यू तो छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं I1 बाय I2 निकालूंगा तो I2 छोटा वैल्यू रहेगा और I1 बड़ा वैल्यू रहेगा, तो इनका जो रेशो है बढ़ गया, दोनों घट रहे हैं, लेकिन I1 इज डिक्रीजिंग स्लोली और I2 डिक्रीजेस एट फास्टर रेट। दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, ये कम डिक्रीज किया तो इसके वैल्यूज बड़े बचेंगे, इसके छोटे हो जाएंगे, तो रेशो निकालेंगे तो बढ़ जाएगा रेशो। समझे क्या? जैसे पहले एक का वैल्यू 100 है, दूसरे का वैल्यू भी 100 है, तो रेशियो 1 है। पर एक का वैल्यू 100 से 99 हुआ और दूसरे का रेशियो 100 से 90 हो गया, तो 99 बाई 90 करेंगे तो रेशियो 1 से बड़ा हो गया। फिर हमने 98 किया, उसको फिर 80 से और समझ गए छोटा कर दिया, तो उधर 1 1 चेंज करें, उधर 10 10 चेंज करें या ज्यादा चेंज करें तो रेशियो बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे थोड़ा पता लगा सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन न्यूमेरिकली भी आ जाएगा। चलिए, ये सवाल कुछ गलत है, इसको देखो। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट का क्वेश्चन है। अगर डायग्राम देखना ध्यान से, स्विच दिख रहा है, स्विच को क्लोज t इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं, यानी सर्किट स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 0 पे, और ठीक उसी मोमेंट पे आपको पूछा जाए करंट का वैल्यू बताओ, I1 I2 I3 ये सब दिया हुआ है, तो कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करते हैं? तो इमेजिन करो कि कैपेसिटर की जगह तुम प्लेन वायर अपने नोटबुक में बनाने वाले हो। बनाओ जरा फोटो, मतलब आपको फोटो बनाना है यही वाला, लेकिन कैपेसिटर नहीं बनाना, उसकी जगह प्लेन वायर बना दो और t इक्वल टू 0 वाला फोटो लिख दो, एट t इक्वल टू 0 फोटो। प्लेन वायर, प्लेन वायर रेजिस्टेंस, यहां पे I2 है, यहां पे I3 है और ये I1 है। 6 वोल्ट का बैटरी, ये 2 है, 8 है, ये 4 है। जहां कैपेसिटर प्लेन वायर बना दिया, कोई प्रॉब्लम हो गया? तो प्लेन वायर क्या करेगा, कुछ कोई बता सकता है? बोलो। पोटेंशियल सेम कर देगा या रास्ते को ब्लॉक नहीं करता? ब्लॉक कब करता है? ओपन सर्किट कब बनाता है? फाइनल स्टेडी स्टेट बोलते हैं उसको। स्टेडी स्टेट पे यानी कि जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाए तब अपने थ्रू चार्ज फ्लो, करंट फ्लो नहीं होने देगा, वो तो बाद में। अभी के केस में ये रास्ता खाली रास्ता है, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस वाले रास्ते हैं। क्या रूल है? अगर हाईवे बना हो और 2 3 रास्ते गड्ढे वाले बने हो, किससे जाओगे? तुम लोग गड्ढे वाले से भी जा, करंट लेकिन तुम लोगों से ज्यादा लॉजिकल है। किसका क्या रास्ता बन रहा है ना? कहाँ घूमते जाना है किसको, किसके घर के सामने से, तुम ही जानो। बड़ा शर्मा गया मैं। लेकिन नॉर्मली प्लेन रास्ता अगर बन रहा है और रेजिस्टेंस वाला रास्ता है तो करंट किधर को फॉलो करेगा? ये तो हमें पता ही है, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, लेकिन रेजिस्टेंस 0, अरे तो फिर तो सारा ही जाएगा ना, 0 से कम कहां से लाओगे? तो ऑल द करंट विल पास थ्रू दिस पाथ। तो हम क्या बोलते हैं फिर इसको? शॉर्ट सर्किट होना। शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया तो उस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं होगा। तो I3 का वैल्यू क्या हो गया? I2 का वैल्यू क्या हो गया? I1 का वैल्यू क्या हो गया? 3 एम्पीयर।
यहां पे अगर मैं 0 लिख दूं और यहां 6 लिख दूं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 ही हो गया भाई। फिर ये कितना हो गया, ये भी क्या हो गया। तो ये 6 है और ये 0 है, कितना करंट फ्लो करेगा। लेकिन यहां पे 3 एम्पियर पहुंचा, फिर किधर से आएगा ये 3 एम्पियर, इस रास्ते से 3 एम्पियर निकल के आएगा। समझे क्या, समझे क्या। यस सर। हो गया, समझ गए क्या। 8, हाँ ये वाला 8 ओम, ये पैरेलल लगाओ ना, ये देखो ये क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये नीचे वाला पॉइंट 0 वोल्ट, तो ऊपर वाला भी, क्योंकि प्लेन वायर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। तो 0 वोल्ट 0 वोल्ट, तो फिर यहां पर भी 0 हो गया, तो फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है, तो करंट कितना हो गया 0, इधर भी 0। अगर यही सर्किट में पूछा होता स्टेडी स्टेट की कहानी बताओ, तो क्या करते। तो फिर कैपेसिटर ब्रांच को ओपन सर्किट, यानी उसको हटा देते, कैपेसिटर ब्रांच को ओपन कर देते। तो ये बैटरी हो गया, फिर ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, यहां पे यहां तक पहुंचे, ये ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया। समझे क्या, क्या किया समझ में आया। जो कैपेसिटर ब्रांच है उसके तार को तोड़ दिया, जो कैपेसिटर ब्रांच है उसके तार को तोड़ दिया, करेक्ट। अब बताओ I2 का वैल्यू कितना होगा, कैसे बता। हाँ, अब I3 में करंट होगा कि नहीं होगा, कैसे। ये 2 है, ये 8 है, ये 6 वोल्ट है, क्या होगा बताओ। यहां से करंट चलेगा I1, तो ये इधर से ही वापस आएगा, उधर उधर तो ब्रांच ही टूटा हुआ है। समझ गए क्या। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव भेजोगे तो यही दो रास्ता तो बच, यही एक रास्ता तो बचा है। ये दोनों किसमें आ गए, सीरीज में। 10 ओम हो गया, 0.6 एम्पियर का करंट हो गया यहां से, यहां भी 0.6 एम्पियर। कोई ऑप्शन सही है क्या। बी वाला सही है कि नहीं। बी, I1 का वैल्यू 3 एम्पियर आया था, I3 भी 0 आया था और I2 भी 0 था। बी वाला तो सही लग रहा है। सी और डी में कोई सही है क्या। तो सही कौन सा माना जाता, मतलब क्या होता। I1 0.6, I3 भी 0.6 और I2 0, ये सही माना जाता। ऐसे देख के सॉल्व करो, बातें नहीं। इसमें भी शायद दो ही चीजें पूछ रही है, स्टेडी स्टेट एंड। अच्छा बताओ, एकदम इनिशियल स्टेट पे कैपेसिटर कैसे काम करता है। प्लेन वायर लगाते ही क्या दिखेगा आपको, इसमें क्या होगा। R3 गायब हो गया, तो सर्किट में कितना रेजिस्टेंस बचा, R1 और R2 सीरीज पैरेलल बचा। R1 भी 2 ओम है और R2 भी 2 ओम है, तो ये 1 ओम हो गया। बैटरी 10 वोल्ट की है, तो कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में। यहां से 10 ओम गया, तो यहां कितना कितना फ्लो करेगा, 5 एंड 5, यहां पे फिर 10 आया और इधर से 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। 10 एम्पियर समझिए, कैपेसिटर के रास्ते जाएगा। R3 वो हो गया शॉर्ट सर्किट। ये कब का कहानी है। हाँ, तो सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। करंट एट द मोमेंट स्विच इज क्लोज्ड, करंट थ्रू रजिस्टर R3 इज 0, करेक्ट है क्या। तो ये तो सही हो गया। फिर लिखा करंट थ्रू R3 अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज। अब लॉन्ग टाइम आफ्टर मतलब स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर किसकी तरह काम करता है, ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट मतलब कैपेसिटर ब्रांच हटा दो, कैपेसिटर के अलावा सर्किट देखोगे तो क्या आपको R3 सर्किट में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये 2 और 2 1 हो गया, और 1 और 1 सीरीज हो गए, तो कितना करंट बैटरी से निकलेगा, तो R3 में कितना जाएगा। तो यहां से 5 एम्पियर करंट निकला, इधर R1 और R2 दो ब्रांच है, फिर R3 भी है,
तो इधर 5 एम्पियर हो गया, इधर कितना कितना हो गया, तो सेकेंड पार्ट में पूछा R3 के लिए करंट 5 एम्पियर है, ये दोनों सही हो गया। रेशियो ऑफ करंट R1 R2 इज ऑलवेज कांस्टेंट, बोलो काहे, हाँ रेशियो हमेशा ही 1 होगा, उधर बढ़ेगा उधर ही बढ़ेगा, पैरेलल में यही तो खास बात है। जो करंट भी यहां से आए रेशियो तो 1:1 ही है, इसमें रेजिस्टेंस बराबर है। फिर लिखा है मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर ड्यूरिंग द ऑपरेशन इज 5 माइक्रोकूलम। मैक्सिमम चार्ज कब होता है, स्टेडी स्टेट पे। स्टेडी स्टेट पे चार्ज कैसे निकालें कैपेसिटर पे, आप बोलेंगे कैपेसिटर जहां लगा है उसके पैरेलल कौन लगा है, ये रेजिस्टेंस 1 है, करंट इसका 5 है, कितना वोल्ट हो गया ये 5 वोल्ट। अगर कैपेसिटर को मिल जाए तो चार्ज इन कैपेसिटर इज, सी का वैल्यू क्या दिया है 1 × 5 माइक्रोकूलम। हाँ लास्ट वाला देखो भाई, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, तो R3 से उस समय कितना करंट फ्लो कर रहा था, तो R3 का वैल्यू 1 है और रजिस्ट करंट उससे 5 जा रहा है, तो वोल्टेज कितना हुआ R3 का 5, तो कैपेसिटर R3 के तो पैरेलल लगा हुआ है, वही वोल्टेज कैपेसिटर को मिल जाएगा ना। जल्दी जल्दी देखना भाई, जल्दी जल्दी। अगर बैटरी 12 वोल्ट की है तो बैटरी से निकला हुआ करंट बिना कैपेसिटर के 120 वोल्ट की है, तो बैटरी से निकला करंट वापस बैटरी में आने का कोई रास्ता है विदाउट गोइंग थ्रू कैपेसिटर। अरे बैटरी से निकालो, फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में घुसाना है, बिना कैपेसिटर को टच किए कोई रास्ता है क्या, है नो यस सर बोल सर। दिया बहुत बच्चों ने, क्यों, क्योंकि सर सवाल ही है जब पूछ रहे कोई रास्ता है, बोला नहीं। टोन नोट करना होता है टीचर का, आंसर क्या है उससे इंपॉर्टेंट, मतलब लॉजिकली क्या आ रहा वो नहीं है, अरे बोले रास्ता है कि नहीं है, तो है बोल दो। तो ये तीनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में ऊपर वाले दिख रहे हैं, नीचे वाले भी सीरीज हैं, लेकिन आपस में पैरेलल मत बोलना, आपस में पैरेलल नहीं बोलना है, क्योंकि प्लेन वायर से कनेक्टेड नहीं है ये, समझ गए क्या, लल्लू निकले तुम लोग लग रहा है, नहीं लल्लू नहीं निकले। क्या ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे प्लेन वायर हो जाएगा, कब होता है, इनिशियल में प्लेन वायर होता है, लेकिन इनिशियल सॉल्व नहीं कर रहे, हमको सवाल में चार्ज पूछा है तो वो टाइम नहीं दिया, स्टेडी स्टेट हो गया, ठीक है, तो प्लेन वायर नहीं है ये कैपेसिटर, ओपन सर्किट है, ठीक है। चलो मुझे बताओ, अगर करंट फ्लो कराए, क्योंकि आपको मैंने अभी अभी सिखाया कि अगर बैटरी के पैरेलल में ब्रांचेस हो तो सारे ब्रांचेस इंडिपेंडेंटली अपना अपना करंट खींचते हैं, बस बैटरी के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मतलब बैटरी के बाजू में है क्या कोई रेजिस्टेंस, तो अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं, यहाँ 120 लिख दूं, समझ गए क्या, ये 0 लिख दिया, यहाँ 120 लिख दिया, तो ये नीचे वाले रास्ते पे भी पूरा 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले पे भी है, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में चलेंगे, सीरीज में, नीचे वाले तीनों किस में चलेंगे, फिर ये आपस में बाद में पैरेलल बोल सकते हो, लेकिन इंडिविजुअली पैरेलल नहीं है, ये ओपन ब्रांचेस की तरह काम करेगा, तो मतलब रेजिस्टेंस आपस में तो जुड़े हुए हैं, ये ऐसे बस ये 3 जुड़े हुए हैं, ये नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ओपन ब्रांच की तरह काम करता है, समझे क्या। तो फिर क्या करंट बता सकते हो ऊपर के रास्ते में, भाई 1 + 2 + 3, तो करंट इधर की तरफ गया 20 एम्पियर, नीचे भी गया 20 एम्पियर, ऐसे यहां गया 20 एम्पियर, रेजिस्टेंस क्या है
ये 120 लिखा है, 1 ओम में 20 एम्पियर करंट जाए तो कितना वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना। तो यहां बोलो कितना वोल्टेज लिख देंगे, कैसे लिखा समझ में आया। इधर कितना लिखा हुआ है, ये 120 वोल्ट है और 20 वोल्ट डाउन चले गए। इधर देखो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 एम्पियर करंट है, कितना हुआ 120 से 40 डाउन जाओ तो कितना मिलेगा, कितना हुआ। इस कैपेसिटर C1 का ऊपर वाला प्लेट 100 वोल्ट पे है और नीचे वाला 80 वोल्ट पे है, तो कितना वोल्टेज मिल गया इसको। कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ 2, तो इसका चार्ज ऑन C1 पूछा तो 2 इंटू 20 कर दिया, CV 40 माइक्रो कूलम। समझे क्या भाई एक बात। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं, यहां भी और यहां भी, यहां भी 20 एम्पियर का करंट है, यहां भी 20 एम्पियर का करंट है, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो सकता, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है, तो जो इधर से आएगा वही आगे जाएगा। बट ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है। 2 ओम में 20 कितना ड्रॉप करेंगे, 40 ड्रॉप करेंगे, तो ये वोल्ट। यहां पे 20 ड्रॉप करेंगे कितना, यहां पे कैपेसिटर C2 लगा हुआ है, बोलो, तो कैपेसिटर C2 पे चार्ज हो जाएगा 0 वोल्ट है। कौन सा आंसर सही है, कैपेसिटर। BD। समझ गए क्या। ये तो कर लिया हमने शायद, हाँ ये सीरीज है, फिर पहली हो गया समाप्ति। डीपीपी कर रहे हो, उल्टा सवाल पूछ रहे हैं, डीपीपी तो नहीं कर रहे हो क्या। है क्यों, डीपीपी में इतना चैलेंज, मतलब इतना लंबा टाइम नहीं खींचो, एक बार में बैठो 15-20 मिनट दो, उसके सारे सवाल कर लो, जो लगे बहुत लेंदी जा रहे हैं या बहुत लंबे उनको छोड़ के उनके सोल्यूशन देख लो, लेकिन कम से कम ऑब्जेक्टिव वाले तो कर लो। जैसे क्या होता है, सवाल पढ़ के ही आइडिया लग जाता है ये ऐसे होगा, मतलब तरीका पता है तो आगे बढ़ो ना यार। समझ गए, तरीका पता चल गया, आगे बढ़ना है। कोई सवाल लग रहा है कि अभी मेथड उतना क्लियर नहीं हो रहा तो सॉल्व करके चेक करो, लेकिन अगर मेथड पता चल गया आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी निपटाओ यार। मतलब ज्यादा टाइम के लिए मत बैठो, 15-20 मिनट, हाफ एन आवर लगाओ, एक डीपीपी खत्म करो, दूसरा डीपीपी ऐसे जल्दी खत्म करना है। इसका एक्स्ट्रा क्लास की इंफॉर्मेशन ग्रुप में दी जाएगी। आजकल वो जेई के सोल्यूशन बनाने पड़ते हैं, वो कभी भी कॉल आ जाता है, फिर वो क्लास लगा के गड़बड़ ना हो जाए।